ओके अब जब हम लोगों ने ये समझ लिया कि Q बाई टी एक स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, पर ये हम लोगों ने नहीं समझा कि हर रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे कार्नो साइकिल से बन सकता है, क्योंकि क्लॉजियस ने ये बोला कि ठीक है Q बाई टी आपका कार्नो के लिए तो पॉसिबल हो रहा है कि हम लोगों ने समझा कि Q बाई टी प्रूव भी किया कि Q बाई टी जो है कार्नो साइकिल के लिए आपका कंजर्व्ड रह रहा है और स्टेट फंक्शन है, लेकिन Q बाई टी हर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कैसे कंजर्व्ड रहेगा ये क्लॉजियस ने बोला था। तो इसको समझने के लिए ये वाला वीडियो देखते हैं कि उन्होंने बोला कि हर रिवर्सिबल साइकिल जो है ना वो एक समेशन ऑफ कार्नो साइकिल्स को बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल साइकिल, कोई भी रिवर्सिबल साइकिल अगर लेंगे तो दैट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल कार्नो साइकिल्स। ठीक है, तो कैसे, तो ये देखते हैं पहले कि ये मान लीजिए ग्रीन वाला जो है कोई भी एक पाथ है, कोई भी एक पीवी पाथ है। तो अब ये जो पाथ है ना कोई भी, तो ये वाला पाथ दो चीजों से मिलके बन सकता है, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल। तो कोई भी अब इस तरह का पाथ लेंगे ना तो छोटे छोटे एडियाबैटिक और आइसोथर्मल पाथ से हम कोई भी पाथ बना देंगे। तो अब सोचिए कि ये पर्पल वाला को और छोटा कर दिए और ये ब्लू वाले को और छोटा कर दिए, तो पर्पल वाले को और छोटा कर दिए ब्लू, तो क्या हो जाएगा एकदम इस, अभी तो इससे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है लेकिन और अगर छोटा करते जाएंगे तो इससे और सिमिलर होता जाएगा और सिमिलर होता जाएगा और सिमिलर होता जाएगा। तो एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि ये पूरा ग्रीन ही आपको ब्लू एडियाबैटिक और पर्पल आइसोथर्मल से आप बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी पीवी पाथ जो है ना आपका आइसोथर्मल और एडियाबैटिक से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपका जो कार्नो साइकिल भी था आपका एडियाबैटिक और आइसोथर्मल से बना था। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी ये अंदर वाला जो एरिया है ना, इस अंदर वाले एरिया को हम छोटे छोटे कार्नो साइकिल्स में डिवाइड कर देंगे। पूरा जो चीज है छोटे छोटे इसमें डिवाइड करिए। यहाँ हम दिखाने के लिए बड़ा दिखाए हैं लेकिन एकदम छोटा इन्फिनाइट नंबर ऑफ छोटा से हम डिवाइड कर दिए। करने का फायदा क्या होगा ये देखिए कि मान लेते हैं कि अंदर में कुछ आपका इस तरह का एक जो स्टेप है वो इस तरह का कुछ दिख रहा है। ठीक है, ऐसे कुछ जा रहा है अंदर में, तो क्या होगा, इसके बाजू वाला कैसा बिहेव कर रहा होगा, इसी तरह का, लेकिन इसका बाजू में ये जो होगा इस तरह का कुछ होगा। ये वाला पाथ और ये वाला पाथ क्या करेगा, आपस में कट जाएगा, है ना। उसी तरह इसका नीचे वाला जो होगा उसमें इस तरह का कुछ आ रहा होगा, तो ये वाला पाथ और ये वाला पाथ आपस में कट जाएगा। उसी तरह ऊपर वाला भी ये वाला कट जाएगा, नीचे वाला ये साइड वाला भी यहां पे कट गया। तो क्या हो रहा है कि हर अंदर में जो भी पाथ है वो किसी ना किसी से कट रहा है। सो ऑल पार्ट्स दैट आर इनसाइड आर गेटिंग कैंसल्ड। बच क्या जा रहा है, सिर्फ आउटर सरकमफरेंस। ये सरकमफरेंस पे जो चीज रह रहा है ना, इसको काटने वाला तो बाहर से कुछ नहीं आ पा रहा है ना, तो ये जो है वो उसको कोई नहीं काटने आ सक रहा है, इसको कोई नहीं काटने आ सकता है, इसको कोई नहीं काटने आ सकता। तो इसीलिए सिर्फ जो आपका जो साइकिल जो बच जा रहा है वही सिर्फ बच रहा है, बाकी कुछ नहीं बच रहा है। तो इसीलिए बोला गया कि कोई भी आपका रिवर्सिबल ये साइकिल है ना, रिवर्सिबल साइकिल अगर आप है तो इसको आप बता सकते हैं कि कार्नो साइकिल से बना है। और देखिए ये आप बड़ा लिए इसीलिए लग रहा है कि पता नहीं यहां पे अटेगा कि नहीं, लेकिन इसको आप छोटा करते जाइएगा तो ये जो आपका सरकमफरेंस भी है आपका कार्नो साइकिल से ही बना है, सरकमफरेंस भी कार्नो साइकिल से बना है। तो हम ये देखें कि Q बाई टी आपका कार्नो साइकिल के लिए कंजर्व रह रहा था, कार्नो साइकिल के लिए Q बाई टी कंजर्व रह रहा था। ठीक है, और ये सरकमफरेंस भी जो है आपका छोटे छोटे कार्नो साइकिल से बना है, तो छोटा Q एक्सचेंज हो रहा होगा उन सब कार्नो साइकिल में। उसी को अगर हम साइकिल में अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा, अगर पूरे साइकिल में इसको हम इंटीग्रेट कर दिए तो क्या होगा। हम अभी तो पिछले वीडियो में देखें कि Q बाई टी एक स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन को जब आप एक पूरे साइकिल में इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, जैसे इंटरनल एनर्जी को जब पूरे साइकिल में इंटीग्रेट किया था तो क्या आया था, 0 आया था, है ना। तो यहां पे भी आपका Q बाई टी, सिंस इट इज अ स्टेट फंक्शन, ये Q बाई टी का पूरे साइकिल में इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपका 0 आ जाएगा, है ना। तो यही है कि Q बाई टी आपका कंजर्व रह रहा था एक कार्नो साइकिल के लिए। कोई भी रिवर्सिबल साइकिल को हम बता सकते हैं
इट्स मेड अप ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल्स। ईच कार्नोट साइकिल में आपका Q by T कंजर्व रह रहा है। तो इफ द होल रिवर्सिबल साइकिल इज मेड अप ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल्स, तब पूरे साइकिल में भी तो आपका ये वाला चीज कंजर्व रहेगा ना। तो Q by T आपका जब इंटीग्रेट किएगा डेल Q by T एक साइकिल में, तो ये जीरो आ जाएगा। क्यों? बिकॉज ये जो क्वांटिटी है आपकी, ये क्वांटिटी आपकी कंजर्व्ड रह रही है, स्टेट फंक्शन है। और इसी क्वांटिटी को हम अगर ये Q रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर हो रहा है, मान लेते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हो रहा है, ठीक है, तो Q रेव यहां पे लिख दिया डिवाइडेड बाय T। इसी चीज को चेंज इन एंट्रोपी बोल दिया। यही जो क्वांटिटी है ना, इसी चीज को S से एंट्रोपी से डिफाइन किया गया, Q by T को। तो क्या हो गया? डेल S हो गया डेल Q रेफ बाय T। यही क्वांटिटी है एंट्रोपी। तो यही से आया एंट्रोपी, मैजिकली नहीं आया, एक मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करने के लिए। अच्छा Q by T तो आपका ये हो रहा है, तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए बोले चले इसको एक अलग क्वांटिटी बना देते हैं इजी करने के लिए, क्योंकि आप में खुद में भी ये स्टेट फंक्शन है और ये एक एक्सटेंसिव वेरिएबल है। एक्सटेंसिव याद कीजिए क्या था, अपने क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। तो अगर सिस्टम बड़ा होगा तो ये एक्सटेंसिव ds भी बड़ा हो जाएगा, आपको क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ओके। एक चीज ये समझते हैं कि रिवर्सिबल, मान लीजिए कोई भी प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें आपका जो s होता है ना, वो क्रिएट नहीं होता है, वो एक्सचेंज होता है। तो क्या हो रहा है, मान लीजिए कि ये आपका सिस्टम है और यहां अंदर में आपका कोई रिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा कि एंट्रोपी सिर्फ एक्सचेंज होगी। किसमें एक्सचेंज होगी? आउटसाइड, जिसको बोलते हैं एनवायरनमेंट और सिस्टम। तो आउटसाइड एनवायरनमेंट और सिस्टम में वो सिर्फ एक्सचेंज होता रहेगा, क्रिएट नहीं होगा। सो नो एंट्रोपी इज बीइंग क्रिएटेड इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। Entropy is only exchanged between what? The environment and the system in a reversible process. तो क्या हो जाएगा in reversible process कि dE of the system plus dE of the surrounding conserved रहेगा। ये जो क्वांटिटी होगी ये कंजर्व्ड होगी। तो सिस्टम का एंट्रोपी और सराउंडिंग का एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगा। जो भी इससे इधर मान लीजिए कुछ गया तो इससे फिर इधर आना पड़ेगा। इस तरह से अगर एंट्रोपी यहां से अगर 10 यूनिट एंट्रोपी यहां चला गया तो ये लॉस करेगा 10 यूनिट, ये गेन करेगा 10 यूनिट। तो दोनों का समेशन क्या होगा? 0। मतलब बढ़ नहीं रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, यहां पे कुछ बढ़ नहीं रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस में। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि आपका एंट्रोपी क्रिएट होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में कांस्टेंट रहा, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस जब भी होगा आपका एंट्रोपी क्रिएट होगा। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि DIS से रिप्रेजेंट कर दिए मान लीजिए। तो DIS क्या होगा कि इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए 0 होगा। क्यों? क्योंकि क्रिएट तो नहीं हो रहा है रिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल में क्या होगा? ये क्वांटिटी क्रिएट होगी। इरिवर्सिबल में ये क्वांटिटी क्रिएट हो रही है। और S क्या होगा? S होगा आपका जो क्वांटिटी क्रिएट हुई प्लस जो क्वांटिटी एक्सचेंज हुई। अब देखिए पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। बहुत सारे प्रोसेस में कुछ प्रोसेस रिवर्सिबल हैं, कुछ प्रोसेसेस इरिवर्सिबल हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में तो आपका नेट एंट्रोपी जो हो रहा है वो बढ़ा नहीं रिवर्सिबल में, क्योंकि तो एक्सचेंज हो गया, तो नेट तो बढ़ा नहीं, इधर का उधर हो गया, बस नेट तो वही रहा। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो रहा है कि आपकी एंट्रोपी बढ़ रही है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ गया। अब तो यूनिवर्स को क्या दिख रहा है कि मेरे पास रिवर्सिबल है जहां से मेरा चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे पास कुछ इरिवर्सिबल प्रोसेस यूनिवर्स में हमेशा ही हो रहे हैं जो उसका एंट्रोपी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स में कुछ प्रोसेसेस ऐसे हुए हैं जो उसको कुछ नहीं किया, एंट्रोपी को चेंज नहीं किया, नेट एंट्रोपी को,
लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो हमेशा ही एंट्रोपी को बढ़ा रहे हैं, कोई ऐसा चीज नहीं कि एंट्रोपी आपका उससे घट गया, जो ओवरऑल ये जो हो रहा है इरिवर्सिबल में नहीं घटेगा। तो अगर घट नहीं रहा है और रिवर्सिबल में आपका एक्सचेंज हो रहा है और इरिवर्सिबल में आपका एंट्रोपी बढ़ जा रहा है, तो पूरे यूनिवर्स का एंट्रोपी क्या हो रहा है आपका, हमेशा ही बढ़ रहा है। तो यही है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो आपको एंट्रोपी का भी बोलता है कि द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी बोलते हैं सेकेंड लॉ को। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बोलता है कि यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा ही बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपका जो एंट्रोपी होता है वो हमेशा ही बढ़ रहा है। इसमें तो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन इसमें तो बढ़ रहा है। तो नेट आपका यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा ही क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यही है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी।